नमस्कार। फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। फुल एंड फाइनल में आज आपको दिखाएंगे कैसे इजराइल बदला लेगा। इसके अलावा अमेरिका बेस दहला है, इससे जुड़ी हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले फुल एंड फाइनल में आज इस वक्त की 8 बड़ी खबर एक के बाद एक आपको देखने को मिलेगी। लेबनान में सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर आईडीएफ ने अटैक किया है। हिजबुल्लाह का रॉकेट बैराज किया है तबाह। इस रॉकेट हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर आईडीएफ का यह बड़ा अटैक, हिजबुल्लाह का रॉकेट बैराज ही तबाह कर दिया गया इस हमले के दौरान। अगली बड़ी खबर लेबनान से ही। लेबनान में 2 इलाकों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। हिजबुल्लाह के 3 मिलिट्री हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए हैं। देखिए, 2 इलाकों में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई। लेबनान में हिजबुल्लाह के 3 मिलिट्री हेडक्वार्टर इस स्ट्राइक में आईडीएफ ने तबाह कर दिए। तो देखिए, ये 2 बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर आपको दिखेगा कि ऐसे लेबनान में 2 इलाकों पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमला किया। ये 2 जगह, एक तरफ हिजबुल्लाह का रॉकेट बैराज तबाह कर दिया गया है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के 2 मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया है। तो लेबनान में 2 इलाकों पर हमला किया गया और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने कैसे अटैक किया, एक रॉकेट बैराज को ही तबाह कर दिया। ये 2 बड़े हमले इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा, यानी आक्रामकता दिखाई दे रही है इजरायली डिफेंस फोर्स की हिजबुल्लाह के खिलाफ। इस बीच इजरायली हमले में मारा गया है हमास अधिकारी, ये जानकारी भी सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, राफा में हमास लीडर्स का था ये सुरक्षा अधिकारी। इजरायली हमले में, यानी इजराइल किस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, राफा में हमास लीडर का सुरक्षा अधिकारी मारा गया, ये जानकारी मिल रही है। राफा में जो हमास के लीडर्स थे, उनका सुरक्षा अधिकारी ये व्यक्ति था, बहुत अहमियत रखता था हमास के लिए, उसको मार गिराया है। यानी इजरायली डिफेंस फोर्स किस तरह से एक तरफ हिजबुल्लाह पर, लेबनान में और राफा में भी लगातार कर रही है हमले। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, इजराइल के तेल अवीव में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ लेकिन प्रदर्शन है। तो एक तरफ हमले जारी हैं, लेकिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ इजराइल के भीतर किस तरह का माहौल है, वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने की मांग की जा रही है, क्योंकि अब तक जो बंधक हैं बाकी बचे हुए हमास के पास, उन्हें छुड़ाया नहीं जा सका है, उनको लेकर कोई बातचीत सफल नहीं हुई है। इसलिए अब नेतन्याहू के खिलाफ इसको लेकर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वो ये कि न्यूयॉर्क में इजराइल के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। तो एक तरफ इजराइल के भीतर प्रदर्शन हो रहा है नेतन्याहू के खिलाफ, तो न्यूयॉर्क में इजराइल के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। पहले भी लगातार इस तरह के विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन ये हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें गिरफ्तार भी किए गए प्रदर्शनकारी। न्यूयॉर्क की ये तस्वीरें। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, हिलरी क्लिंटन की स्पीच के दौरान भी हंगामा हुआ। फिलिस्तीन समर्थकों ने हिलरी को कहा वॉर क्रिमिनल। तो लगातार विरोध प्रदर्शन युद्ध को लेकर चल रहा है। हिलरी क्लिंटन की स्पीच के दौरान कैसे उसके बीच में बाधा डाली गई और फिलिस्तीन समर्थक ने हिलरी क्लिंटन को कहा वॉर क्रिमिनल। तो हिलरी क्लिंटन का कहना कि चीखने चिल्लाने से समस्या का हल नहीं ढूंढा जा सकता। लेकिन 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की, 3 बड़ी खबर जो बताती हैं कि कैसे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इजराइल के भीतर नेतन्याहू का विरोध प्रदर्शन है बंधकों को नहीं छुड़ाने को लेकर, तो इजराइल के खिलाफ कैसे प्रदर्शन अमेरिका में हो रहा है, न्यूयॉर्क में हिंसक प्रदर्शन, और हिलरी क्लिंटन की स्पीच के दौरान भी इसी तरह की नारेबाजी। लेकिन अब बात करते हैं खैरसॉन की। खैरसॉन में रूसी फोर्स ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी फोर्स की मिलिट्री फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया गया है इस हमले के दौरान। एक तरफ इजराइल और हमास का युद्ध जारी है, तो दूसरी तरफ खैरसॉन में हमले देखने को मिल रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स की फैसिलिटी को रूस ने नुकसान पहुंचाया है। रूस लगातार बढ़त बना रहा है। एक और बड़ी खबर भी यहीं यूक्रेन के युद्ध के मैदान से सामने आई है, वो भी आपको बता देते हैं। यूक्रेनी सैन्य बेस पर ग्लाइड बॉम्ब से हमला किया गया है। रूसी बॉम्बर्स में यूक्रेनी सेंटर को तबाह कर दिया गया। देखिए किस तरह से रूसी बॉम्बर ने यूक्रेनी सेंटर को तबाह किया है। रूसी बमबारी में यूक्रेनी सेंटर को किस तरह से नुकसान पहुंचा, वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। लेकिन इस वक्त की फुल एंड फाइनल जब हम आपको दिखा रहे हैं, 8 बड़ी खबरें बताती हैं दुनिया में दरअसल क्या हो रहा है। एक तरफ इजरायली डिफेंस फोर्स किस तरह से आक्रामक है, वो बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह पर अटैक किया गया है, इसके अलावा लेबनान में हमला किया गया है। लेकिन साथ ही किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उससे जुड़ी हुई 3 बड़ी खबरें। हिलरी क्लिंटन की स्पीच में बाधा डाली गई, इसके अलावा राफा में जो हमास का सुरक्षा अधिकारी था वो मारा गया। लेकिन
तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन और न्यूयॉर्क में भी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है। साथ ही यूक्रेनी फोर्स की फैसिलिटी पर रूस की बमबारी, रूस लगातार हमले कर रहा है। तो देखिए, ये बड़ी खबरें बताती हैं कि किस तरह से हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायली डिफेंस फोर्स अटैक कर रही है। इसके अलावा प्रदर्शन हो रहा है न्यूयॉर्क में प्रदर्शन हो रहा है। हिलरी क्लिंटन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, यानी उनकी स्पीच के दौरान भी बाधा डाली गई, और तेल अवीव में प्रदर्शन हुआ है। लेकिन इस बीच हिजबुल्लाह के 3 जो मिलिट्री बेस है उन पर हमला किया गया है। इजरायली हमले में हमास का अधिकारी मारा किया गया। यानी ये 3 बड़ी खबरें आपको बताती हैं कि कैसे इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार तेज कर रही है हमले। उसके बाद की 3 बड़ी खबरें आपको बता रही है कि कैसे विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगह पर हो रहा है। इजराइल में विरोध प्रदर्शन हो रहा है नेतन्याहू के खिलाफ, हिलरी क्लिंटन के स्पीच के दौरान बाधा डाली गई, फिलिस्तीन समर्थक ने नारे लगाए, और न्यूयॉर्क में हिंसक प्रदर्शन हुआ। लेकिन साथ ही खेरसॉन में क्या कुछ हो रहा है, यानी यूक्रेन में क्या कुछ हो रहा है, वो भी हमें बताने के लिए काफी है। ये 2 बड़ी खबरें जो बताती हैं कि कैसे रूस लगातार बमबारी कर रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए जिनके साथ हम बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर। इजराइल क्या बदला लेगा, बड़ी खबर। इसके अलावा क्या महायुद्ध का अलार्म बज रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। और हमारे साथ अचल मल्होत्रा जी मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हम इस वक्त की आपको और एक बड़ी खबर दिखाएंगे। महायुद्ध का अलार्म बजा है, ये हम क्यों कह रहे हैं, क्यों ये कहा जा रहा है कि महायुद्ध का अलार्म बज रहा है? अमेरिकी बेस को क्योंकि दहलाया गया है, तो क्या अब दहलेगा राफा? ये बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से अमेरिकी बेस को दहलाया गया है। इसके अलावा क्या अब राफा में हमले और ज़्यादा तेज़ होंगे, क्योंकि राफा में हमने हमला देखा है। इसके अलावा नेटो और रूस युद्ध का काउंटडाउन क्या शुरू हो गया है। चीन की अंतिम चेतावनी भी सामने आ गई है। ये चारों खबरें कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही है कि दुनिया किस तरफ और आगे बढ़ रही है। ये 4 खबरें आपको विस्तार में आगे दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पहले आपको बता दें। सीरिया में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला हुआ है। यूएस बेस पर सुसाइड ड्रोन से अटैक किया गया, मार गिराए गए 6 सुसाइड ड्रोन। ईरान समर्थित गुट का कोनोको गैस फील्ड पर यह हमला देखने को मिला। यानी एक बार फिर सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है। ईरान समर्थित जो गुट हैं उनकी तरफ से यह हमला किया गया और इसमें नुकसान पहुंचाया गया। ईरान समर्थित गुट ने कोनोको गैस फील्ड पर हमला किया, 6 ड्रोन मार गिराए गए इस हमले के दौरान। लगातार अमेरिका के जो बेस हैं सीरिया में या इराक में उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, और एक बार फिर ईरान समर्थित गुट ने कोनोको गैस फील्ड पर यह हमला किया है सीरिया में अमेरिकी बेस पर। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सीरिया में 2 अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। यानी एक हमने आपको दिखाया कैसे कोनोको गैस फील्ड पर हमला हुआ, इसके अलावा ओमार ऑयल फील्ड पर भी मिसाइल अटैक किया गया है। यूएस मिलिट्री बेस पर 4 मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिकी सैन्य बेस में सुने गए धमाके की आवाजें। अक्टूबर से अब तक 160 से ज्यादा हमले हो चुके हैं अमेरिकी बेस पर या अमेरिकी ठिकानों पर। अमेरिकी समर्थित जो गुट है उन पर 160 हमले हो चुके हैं अक्टूबर से लेकर अब तक। यानी लगातार ईरानी प्रॉक्सी हमलावर हैं अमेरिकी मिलिट्री बेस पर जो अरब वर्ल्ड में मौजूद हैं। कहीं ना कहीं साफ तौर पर ईरान की तरफ से और ईरानी प्रॉक्सी की तरफ से चेतावनी बार बार दी जा रही है कि अमेरिका को इस क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला कहां हुआ है और इसके क्या मायने, आइए ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये जो हमला हुआ है कोनोको गैस फील्ड पर हुआ है, इसके अलावा ओमार ऑयल फील्ड पर भी, यानी दोनों ये जो फील्ड हैं इन पर सीरिया में हमला किया गया। एक गैस फील्ड है और एक ऑयल फील्ड है, दोनों सीरिया में मौजूद हैं। हमला सुसाइड ड्रोन से किया गया और इसके अलावा क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हमला ईरान समर्थित गुटों द्वारा किया गया है, यानी ईरानी प्रॉक्सी की तरफ से यह हमला किया गया है। अमेरिकी बेस पर दागे गए हैं 6 ड्रोन जिन्हें इंटरसेप्ट किया गया। अमेरिकी बेस पर 4 क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं। 24 घंटे पहले ही कताइब हिजबुल्लाह ने हमले की चेतावनी दे दी थी, जिसके बाद यह हमला हुआ है। अमेरिकी पलटवार के बावजूद विद्रोही गुट के हमले रुक नहीं रहे हैं। अक्टूबर से अभी तक 160 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। हमारे साथ के सिन्हा जी मौजूद हैं। के सिन्हा जी, अमेरिका के लिए ये अब कितना बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है? हालांकि अमेरिका की तरफ से रिटेलिएशन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये हमले नहीं रुक रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये छोटे छोटे गुट हैं, ये जो ईरानी प्रॉक्सी संगठन है, और वो लगातार हमले कर रहे हैं। तो कितना बड़ा सरदर्द अमेरिका के लिए और कैसे वो निपटेगा इससे? सुमेरा, जय हिंद। देखिए, आपके सवाल हैं कि अमेरिका के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो गई है मिडिल ईस्ट में। जिस तरह से आपने बताया कि 160 हमले हुए और देखिए कतार
हिजबुल्लाह और जो अभी हमला हुआ है, जो आपने बताया यूनाइटेड स्टेट्स के जो लेड कोलिशन पेट्रोल बेसेस हैं सीरिया के अंदर में, उसमें हुए हैं और 6 सुसाइड ड्रोन्स जिसमें वो कहते हैं कि मार गिराए हैं। 160 हमले हो चुके हैं। मगर सबसे बड़ी बात है जो आप कहते हैं हिजबुल्लाह की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, खास कर इराक के अंदर में, जिस तरह से उनके लीडर को मारा था इन्होंने अभी MQN9, जिस जो अभी 3-4 दिन पहले हुआ है, जो टॉप लीडर मारा गया, जो रिस्पॉन्सिबल कहता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि जॉर्डन में जो 3 US के सोल्जर्स मारे गए थे उनके बेस पे। तो इसका क्या कहना है? वो 2 चीज कहता है कि अमेरिका की जितनी भी बेसेस हैं मिलिट्रिस्ट में उसको हटना पड़ेगा, जिस तरह से अफगानिस्तान से इनको हटना पड़ा था। और इसलिए जो आपने बताया कि 160 हमले हुए, और देखिए अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और उनके 3 सोल्जर, जॉर्डन सबसे बड़ा बेस है। ये बड़ी बात है। अब के सिराज जो कह रहे हैं कि आखिरकार हालात इस तरह के बनते जा रहे हैं कि ये जो बेसेस मौजूद है इराक में या सीरिया में, अमेरिका को वहां से हटना पड़ेगा जैसे अफगानिस्तान से वो हटा है, क्योंकि चुनौती बड़ी होती जा रही है जिस तरह के हमले बार बार हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर लेते हैं, फिर वापस आगे आएंगे। अचल मल्होत्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, के सिन्हा जी के पास भी वापस सवाल लूंगी मैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल से बदला लेने का ऐलान। वेस्ट बैंक में अल अक्सा ब्रिगेड ने मार्च किया है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जहर उगला है। तुलकर्म में जुटे हैं अल अक्सा ब्रिगेड के लड़ाके, और देखिए किस तरह से यहां पर उन्होंने कहा कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ वो लगातार हमला करेंगे और उनसे बदला लेंगे। और जैसा कि अभी के सिन्हा जी भी कह रहे थे, हालात ऐसे बनते जा रहे हैं और ये जानकारी भी सामने आ रही है, सीरिया से जल्द वापस लौट सकती है अमेरिकी सेना। इराक से भी अमेरिकी फौज की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। 90 दिन के अंदर छोड़ सकते हैं इराक और सीरिया को। रीजनल वॉर की आशंका के चलते डी एस्केलेशन के तहत ये कदम उठाया जाएगा, यानी ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अगर यहाँ से हट रहे हैं तो ये दरअसल एक डी एस्केलेशन होगा। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के हवाले से पश्चिम के मीडिया ने यह दावा किया है कि डी एस्केलेशन के तहत 90 दिन के अंदर छोड़ सकते हैं इन मिलिट्री बेसिस को। देखिए, इराक और सीरिया छोड़ेंगे अमेरिकी सैनिक, ये अपने आप में बड़ी जानकारी और बड़ी खबर। ये पश्चिम का मीडिया इस तरह की जानकारी सामने रख रहा है। इराक और सीरिया में लगातार हमलों से जूझ रही है अमेरिकी सेना। 17 अक्टूबर से अब तक, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, 170 से ज्यादा हमले अमेरिकी बेस पर हो चुके हैं। विद्रोही संगठनों के हमलों में 130 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं और 4 की मौत हुई है। 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। इराक में अब भी 2500 और सीरिया में 900 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। लगातार हो रहे हमले और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से छोड़ सकते हैं इराक और सीरिया को, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन इराक और सीरिया में निशाने पर कैसे हैं अमेरिकी बेस और किस तरह से उन्हें निशाने पर लिया गया है, आइए इसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं आपको। देखिए कहां पर ये हमले हो रहे हैं। अल असद एयर बेस है, यहां पर मौजूद है, यानी कहां पर मौजूद है और उनको टारगेट किया जा रहा है, वहां पर अभी तक हमले हुए हैं। अल ओमार ऑयल फील्ड सीरिया, जहां पर अभी हाल ही में हमला हुआ है, जिसकी हमने आपको जानकारी दी। टावर 22 जॉर्डन में, यहां पर हमला हुआ। कोनोको ऑयल फील्ड, ये भी हमला जो अभी हुआ है, यानी अभी जो हमने जानकारी दी, ये 2 हमले ताज़ा हमले हैं। अल ताफ गैरिसन, यानी सीरिया इराक बॉर्डर पर जो गैरिसन मौजूद है, यहां पर हमला हो चुका है। इराक में अल हरीर बेस पर हमला हो चुका है। अल असद एयर बेस पर भी हमला हुआ है। जो लगातार हमले हुए हैं अक्टूबर से अभी तक 170 के लगभग 160 से 170 हमले हुए हैं। और वो ये तमाम जो टारगेट्स हैं, वो जो अमेरिका के टारगेट्स हैं, यानी अमेरिका के जो बेसेस हैं, अमेरिका के जो गैरिसन है, ऑयल फील्ड हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ अचल मल्होत्रा जी मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा जी, ये कहा जा रहा है पश्चिम के मीडिया के द्वारा कि डी एस्केलेशन के तहत यहां से हट सकती है अमेरिकी सेना, यानी इराक और सीरिया से। लेकिन अमेरिका के लिए कितनी अहमियत थी यहां पर अपनी मौजूदगी को रखना, और अब जब अगर यहां से हटती है तो फिर वो अमेरिका के लिए कितना बड़ा सेटबैक है इस इलाके में उनकी राजनीति और रणनीति को लेकर? जी, मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए उसकी वेस्ट एशिया पॉलिसी, मिडिल ईस्ट पॉलिसी को लेकर देखा जाए तो अगर इस तरह से लाचार होकर अब उन्हें वहाँ से निकलना पड़ रहा है तो ये अपने आप में काफ़ी बहुत बड़ा सेटबैक है। उनकी फिजिकल प्रेजेंस की एक बहुत बड़ी अहमियत थी और उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी मुझे नहीं लगता कि काफ़ी उनकी पॉलिसीज़ में काफ़ी हेर फेर हुए हैं पिछले कुछ सालों में। अभी इजराइल के साथ भी बीच में एक ऐसा दौर आया था कि जितनी डेडिकेटेड सपोर्ट उनकी इजराइल के लिए पहले थी वो अब नहीं थी। अभी भी कभी कभी बीच बीच में वो इजराइल को रोकते टोकते रहते हैं। और दूसरी तरफ वो मिडिल ईस्ट में अपना जो है प्रेजेंस, मिडिल ईस्ट में जो पॉलिटिकल इक्वेशन है उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है ये सेटबैक है। लेकिन ये और भी 2-3 चीज़ें, एक तो ये फेलियर बताता है यूएस का कि यूएस इज़ नॉट एबल टू हैंडल
ये जो छोटे मोटे जितने भी ग्रुप है उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो ये अफगानिस्तान का एक किस्म से आप समझते हैं रिपीट हो रहा है। दूसरा ये भी है कि ये कोई बहुत बड़ी बात होने की उन्हें एंटीसिपेशन है या उन्हें इस बात की खबर है कि इस रीजन में बहुत बड़ा होने वाला है, जिसके चलते हुए उन्हें पहले अपने अमेरिकन सिटीजन्स को निकालना है। कि अल्टीमेटली ये कोलैटरल डैमेज हो रही है अमेरिकन की लड़ाई इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, हमास के बीच में। अचल जी, साथ ही ये ईरान के लिए कितनी बड़ी सफलता होगी अगर ऐसा होता है कि अमेरिका यहाँ से हट जाता है? और साथ ही ये सवाल भी कि क्या वाकई अमेरिका हटा लेगा अपने सैनिकों को इन हमलों से? वो क्या उस तरह के फेस सेविंग नहीं करना चाहेगा कि मौजूदगी रखे? देखिए, जिस तरह की रिपोर्ट्स मैंने भी देखी है रिपोर्ट्स, उन्होंने तो टाइम फ्रेम भी बताया कि 90 दिन का टाइम फ्रेम दिया है। तो या तो मुझे, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि या तो वो किसी बहुत बड़ी बात की आशंका है उन्हें कि इस क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिसके चलते हुए उनके सिविलियंस भी इस चपेट में आ जाएंगे, तो समय रहते वहां से निकल जाना चाहिए। ये रिपीट ऑफ अफगान एग्जिट भी कह सकते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। दूसरा ये है कि उनका ये टेक्टिकल विड्रॉल भी हो सकता है, ताकि इजराइल फिर सिर्फ हमास और इजराइल पे, जो इजराइल का फोकस है हमास पे रहे, हिजबुल्लाह पे रहे, और वो जो छोटे छोटे गुट हैं जो इसको डाइवर्ट करने के लिए उन पे अटैक कर रहे हैं, तो उस पे अटैक नहीं, उसमें जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो ना हो, तो टैक्टिकल मूव भी हो सकता है, साथ ही अपने नुकसान को कम करने के लिए भी है। लेकिन एक बड़ा सेटबैक होगा अमेरिका के लिए अगर वो यहां से हटता है। इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। दक्षिण लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक, लेबनान में 40 मील अंदर हुआ है ये अटैक। जादरा में हिजबुल्ला ऑपरेटिव की कार पर यह हमला किया गया। स्कूटर ऑपरेटिव समेत 3 लड़ाके मारे गए हैं। रिक्रूटर और ऑपरेटिव समेत 3 लड़ाकों की मौत हुई है इस हमले में। हिजबुल्ला ऑपरेटर की कार पर यह बड़ा हमला हुआ है और देखिए ये बहुत अंदर जाकर हमला किया गया है, यानी इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा सिर्फ बॉर्डर का इलाका जहां पर बड़ी तादाद में मौजूद है हिजबुल्ला, वहां पर नहीं, बल्कि दक्षिण लेबनान में इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की है, लेबनान में 40 मील अंदर जाकर ये अटैक किया है, यानी आगे तक बढ़कर भी हमला करने से पीछे नहीं हट रहा है इजराइल। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए किस तरह से हिजबुल्लाह का इजराइल पर मिसाइल हमला देखने को मिला। आईडीएफ ठिकानों को टारगेट किया गया, ईरानी मिसाइल से किया गया ये अटैक। मरकावा टैंक तबाह करने का दावा किया जा रहा है, तो हिजबुल्लाह भी कैसे पलटवार कर रहा है उसके लिए जानकारी हिजबुल्लाह ने सामने रखी कि कैसे उन्होंने मरकावा टैंक को तबाह कर दिया गया है। ईरानी मिसाइल का इस्तेमाल कर ये बड़ा अटैक हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल पर किया गया। इसके अलावा इजराइल में एक और बड़ा रॉकेट हमला हुआ है। गलील सागर के पास तिबेरियास में धमाका हुआ है। किबुत्ज इलाके में बजे हैं रॉकेट सायरन। आयरन डोम ने कई रॉकेट मार गिराए, लेकिन गलील सागर के पास तिबेरियास में भी धमाका हुआ, यानी इजराइल में एक मरकावा टैंक को हिजबुल्लाह ने तबाह किया। एक और हमला हुआ है, यानी इजराइल में भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। हालांकि आयरन डोम ने रॉकेट को इंटरसेप्ट किया और उसे मार गिराया। देखिए किस तरह से 3 बड़ी खबरें और इनका फिर एनालिसिस करेंगे। 3 बड़ी खबरें आपको क्या बताती हैं? एक पहली बड़ी खबर यह कि दक्षिण लेबनान में इजराइल ने बहुत अंदर जाकर हमला किया है, सिर्फ बॉर्डर इलाके में नहीं, हिजबुल्लाह ने भी लेकिन पलटवार किया है। ईरानी मिसाइल से मरकावा टैंक को तबाह कर दिया है और गलील सागर के पास भी हमला किया गया है। आयरन डोम ने कुछ रॉकेट्स को निष्क्रिय किया। तो दो खबर, एक तरफ इजराइल बहुत अंदर जाकर लेबनान में हमले कर रहा है, तो वहीं हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है और इजराइल के भीतर लगातार हमले हो रहे हैं। हमारे साथ के सिन्हा जी मौजूद हैं। के सिन्हा जी, ये एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि कैसे ईरानी प्रॉक्सी नाक में दम कर रहे हैं अमेरिका के लिए और वो वहाँ से शायद विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये जो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो युद्ध है वो हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से इसी तरह से चल रहा है। क्या अब अगर वो बहुत अंदर जाकर हमले भी कर रहे हैं इजराइल और इसी तरह से हिजबुल्लाह, तो क्या ये और एस्केलेट हो सकता है? क्या ये सिचुएशन और ज़्यादा भयावह हो सकती है? देखिए, जो इनिशियल ऐसा था, ये मानना था कि हिजबुल्लाह शायद इसको एस्केलेट नहीं करना चाहता है, वो बच के चलना चाहता है। मगर जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, तो मेरा ये मानना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह बहुत ज़्यादा अब उसको कॉन्फिडेंस आ गई है। जो कतईब हिजबुल्लाह है, खास करके जो इसमें है इराक में, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस तरह ईरान में उन्होंने सीज किया था यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसी को, आप ग्रीन जोन में जाके करें, ऐसा करने की संभावना है, इसलिए शायद बगदाद में भी उनको छोड़ने की जरूरत पड़ जाए। तो देखिए उनका कॉन्फिडेंस, और आपने जैसे बताया अभी केवल इजराइल ही कर पा रहा है इन चीज़ों को,
जो जादरा में उन्होंने किया है 40 किलोमीटर इन स्ट्राइक, उनको 3 मिलिट्री हेडक्वार्टर्स किए हैं, हमास का रिक्रूटर वहां था उसको मार गिराया है। रफा में देखिए, गाजा स्ट्रिप में भी रफा में वो करने वाले हैं, उनका ग्राउंड ऑपरेशंस चलने वाला है। आज ही उन्होंने एयर स्ट्राइक किया, 40 लोग मारे हैं। तो रफा के ऊपर में देखिए स्टैंड ऑफ बन रहा है। रफा में करेंगे तो ये जरूर रिटेलिएट करेंगे। आपने बताया गलील सागर में भी उनका अटैक आया है, तो ये बढ़ रहा है ना कि घट रहा है, और बढ़ रहा है। और ये खतरा है कि ये और अगर बढ़ेगा तो फिर ये और एस्केलेट कर ज्यादा इलाके को अपनी चपेट में लेगा। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, खान यूनुस में गिवाटी ब्रिगेड ने ऑपरेशन चलाया। हमास के स्नाइपर आरपीजी लॉन्चर तबाह किए हैं। इसमें हमास के लड़ाकों से गुरिल्ला वॉर भी जारी है। कई हमास ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। तो देखिए हमास के खिलाफ किस तरह का ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। हमास की तरफ से अगर हमले हो रहे हैं, हमास के स्नाइपर और आरपीजी को तबाह किया है। हमास के लड़ाकों से गुरिल्ला वॉर भी जारी है। लेकिन अब हम आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे जो बता रही है कि कैसे इजराइल और हमास के बीच का जो युद्ध है वो एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। राफा जो अब तक अछूता था इलाका, अब वहां पर हमले हो रहे हैं। और उसी से जुड़ी बड़ी खबर, राफा में आईडीएफ का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। आईडीएफ और शिन बेट का प्रचंड हवाई हमला भी हुआ है। हवाई हमलों में हमास के कई ठिकाने जमींदोज कर दिए गए। हमले में मारा गया हमास का लोकल कमांडर, ऐसी जानकारी मिल रही है। हमास के 3 बड़े पुलिस अधिकारियों की भी मौत हुई है। यानी अब राफा में भी हमले तेज कर दिए गए हैं। अब राफा केंद्र बनता जा रहा है। यहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स आगे बढ़ रही है। शिन बेट की तरफ से भी हवाई हमले किए जा रहे हैं। यानी राफा में क्या कुछ हो रहा है ये जान लेते हैं। इजराइल के डबल प्रहार से दहला हुआ है राफा। ये वो इलाका जो अब तक अछूता था। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ विध्वंसक जमीनी हमला भी किया जा रहा है। यानी डबल जो वार है वो किया जा रहा है। हमास के ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं। हमलों से पहले इजराइल ने राफा खाली करने को कहा। इजरायली हमलों में 44 लोगों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से राफा इलाके में ये हमले तेज हुए हैं। इजराइल का टारगेट है अब राफा, और ये किस तरह से दिखाई दे रहा है और इसके क्या मायने हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि दरअसल हो क्या रहा है। इजिप्ट बॉर्डर से लगा हुआ है गाजा का राफा शहर, और यहाँ पर अभी तक उस तरह से हमले नहीं हो रहे थे। हम आपको मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं कि दरअसल देखिए ये है राफा इलाका, ये जो राफा शहर है वो, और वहाँ पर राफा में करीब 15 लाख विस्थापित मौजूद हैं। अभी तक बड़ी संख्या में विस्थापित राफा तक पहुंचे थे क्योंकि वो एक सुरक्षित इलाका माना जा रहा था। उत्तरी गाजा से भागे लोगों ने राफा में ही शरण ली थी। एक टेंट सिटी जैसा भी बन गया है राफा के बाहर हमास लड़ाकों के छिपे होने की। लेकिन आशंका में आईडीएफ का यह कहना है कि अब वो यहाँ पर हमले तेज करेगा, बल्कि हमले तेज कर दिए गए हैं। हमले में 44 लोगों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। जो ताज़ा हमले किए गए उसमें 44 लोग मारे गए हैं। इजिप्ट गाजा विस्थापितों को एंट्री से रोक रहा है, यानी बॉर्डर पर जो विस्थापित हैं उनकी एंट्री नहीं होने दी जा रही इजिप्ट द्वारा, और इस तरफ से हमले तेज कर दिए गए हैं। अब लाखों फिलिस्तीनियों के सामने रहने का संकट है। अगर वो राफा में भी नहीं रहेंगे तो फिर कहां रहेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, राफा पर बड़े हमले के नेतन्याहू ने भी संकेत दिए हैं। राफा में बचे हमास को खत्म करके ही रहेंगे। यानी अब ये कहना है नेतन्याहू का कि राफा में मौजूद हैं हमास के लीडर्स, और इसलिए राफा को निशाना बनाया जाएगा और उनको खत्म किए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। राफा हमास का आखिरी गढ़ है, ये कहा है। हमास के खात्मे तक जारी रहेगा युद्ध। हमें रोकने वाले नहीं चाहते हमास का खात्मा। जो हमें रोक रहे हैं वो दरअसल ये नहीं चाहते हैं कि हमास का खात्मा हो, और हमास के खात्मे तक हम युद्ध जारी रखेंगे। यानी अब राफा ही है अगला टारगेट इजराइल का, नेतन्याहू का। एक और बड़ी खबर, राफा में बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। रिजर्व सैनिकों की तैनाती का फरमान जारी कर दिया गया है। नेतन्याहू ने इजरायली सेना को आदेश दे दिए हैं। राफा में मौजूद फिलिस्तीनियों को शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। 10 लाख लोगों को विस्थापित करने का प्लान है। यहां से 10 लाख लोग विस्थापित होंगे, और अब ये प्लान है कि राफा में ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू होगा, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। इसकी जानकारी दे दी गई है। राफा में युद्ध महाविनाश के संकेत हैं क्या? लेकिन राफा में अगर युद्ध होता है तो क्या ये महाविनाश का संकेत होगा? राफा पर हमले के लिए रिजर्व सैनिकों को बुलाया जा रहा है। आईडीएफ के सैनिकों को यहाँ बुलाया जाएगा। राफा में ऑपरेशन हमास के आखिरी गढ़ पर हमला होगा। ये बड़ा बयान नेतन्याहू ने दिया है, साफ संकेत दिए हैं। लेकिन सवाल क्या खड़े होते हैं? सवाल ये कि क्या राफा पर हमला कर नेतन्याहू कई देशों की नाराजगी भी झेलेंगे?
क्या राफा पर हमला करने की इजाजत अमेरिका देगा इजराइल को? ये एक और बड़ा सवाल है। साथ ही एक बड़ा सवाल यह है कि क्या राफा पर हमला किए बिना हमास का खात्मा मुमकिन नहीं है? हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। अचल मल्होत्रा जी, अब राफा पर भी हमला किया जाएगा। अगर राफा पर हमला करते हैं तो फिर कितने देशों का जो गुस्सा है वो झेलेंगे, और क्या अमेरिका इसकी इजाजत देगा कि राफा पर भी वो उसी तरह का हमला करें जैसे बाकी जगहों पर करते आए हैं? नहीं, मुझे लगता है अमेरिका ने तो ऑलरेडी सिग्नल्स दे दिए हैं कि वो इस बात से नाखुश हैं कि जिस तरह के ग्राउंड ऑपरेशंस इजराइल प्लान कर रहा है राफा के लिए, तो वो किसी हद तक नहीं चाहते कि वहाँ इतनी एग्रेसिवली, जैसा कि उन्होंने नॉर्थ में किया था। सबसे बड़ी बात है पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज की। बहुत सी दूसरी चीजें भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि नॉर्थ से निकाल के आप उन्हें इधर लाए, अब यहाँ से उन्हें कहाँ भेजेंगे? और दूसरी कंट्री सबको लेने के लिए तैयार नहीं है। ऑलरेडी 6 मिलियन से भी ज्यादा जो पैलेस्टीनियंस हैं वो रिफ्यूजी स्टेटस या असिस्टेंस के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। इमेजिन 1950 में 7,50,000 थे सिर्फ, अब वो 6 मिलियन हो चुकी है उनकी जो तादाद है। अब और बढ़ेगा इसको, तो इसमें ह्यूमैनिटेरियन एंगल बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन इजराइल डिटरमिन्ड है, वो हमास को ये जो मौका उसके हाथ में है उसे वो छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन क्या वाकई खत्म कर पाएगा हमास को? यही तो बड़ा सवाल है, और उसका जवाब अब तक नहीं मिला है। एक मरेगा तो दूसरा पैदा होगा। जब तक यही बड़ा सवाल है कि दरअसल इसका अंत कहां जाकर होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, जो एक और बड़ी मुसीबत है अमेरिका और इजराइल के लिए, उसकी भी बात कर लेते हैं। उससे जुड़ी बड़ी खबर, हूती ने इजराइल को दी है विध्वंसक धमकी। इजराइल पर हमले की बड़ी धमकी दी गई है हूती द्वारा। राफा में हमले बढ़ाए तो पलटवार होगा, हूती बढ़ाएगा इजराइल पर हमले। हूती के सीनियर कमांडर ने यह वार्निंग दी है, कहा है कि अगर राफा में हमले किए जाएंगे सिविलियंस पर, फिलिस्तीनियों पर, तो फिर इधर हूती द्वारा भी इजराइल पर हमले बढ़ाए जाएंगे। लेकिन सिर्फ हूती ही नहीं, हमने बात की कि किन किन देशों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। राफा में इजरायली एक्शन पर भड़का है सऊदी अरब भी। विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन के खिलाफ चेतावनी जारी की गई है। राफा में लाखों विस्थापितों ने शरण ली है, कहा है सऊदी अरब ने। राफा में हमलों से बचे इजराइल, ये भी कहा गया सऊदी अरब द्वारा। यानी वहां जहां विस्थापित मौजूद हैं, शरणार्थी मौजूद हैं, फिलिस्तीनी मौजूद है बड़ी संख्या में, वहां हमले करने से बचे। लेकिन इस बीच इजिप्ट ने भी इजराइल को बड़ी चेतावनी दे दी है। दक्षिण गाजा के राफा में हमलों पर इजिप्ट द्वारा भी वार्निंग दी गई है। राफा पर हमले से और भड़क सकता है युद्ध, ये चेतावनी जारी की गई। इजरायली हमले से शांति समझौतों पर भी आंच आएगी। नए हमलों से मिडिल ईस्ट में और बिगड़ेंगे हालात, ये इजिप्ट द्वारा किया गया है। और देखिए, इजिप्ट ही वो देश है जो राफा से ठीक लगता हुआ बॉर्डर है इसका। इजिप्ट का यह कहना है कि अगर इस तरह के हमले और बढ़ेंगे तो फिर इस पूरे इलाके में, मिडिल ईस्ट में जो अस्थिरता है वो और बढ़ेगी, और इससे इजराइल को बचना चाहिए। तो क्या राफा पर हमला करने के इरादे पर और जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उस पर इजराइल घिर गया है? ये बड़ी जानकारी। कैसे घिरा है, कौन कौन इसके विरोध में खड़ा हुआ है और किस किस ने बयान दिया है, लेकिन ये विरोध कितना मुखर होगा और ये विरोध कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, ये भी अपने आप में सवाल है। सऊदी अरब और इजिप्ट ने चेतावनी दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि इससे बचे इजराइल। हूती ने राफा अटैक पर इजराइल को धमकाया है, कहा है कि वो और हमले करेगा, हमले बढ़ाएगा। दक्षिण गाजा में इजिप्ट बॉर्डर से लगा इलाका है राफा, और इस वजह से इजिप्ट और सऊदी अरब भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इजिप्ट भागने की कोशिश करेंगे लाखों शरणार्थी, और ये इजिप्ट के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। इजिप्ट गाजा शरणार्थियों को आने से फिलहाल रोक रहा है, और अगर यहाँ हमले होते हैं तो जो शरणार्थी हैं वो इजिप्ट की तरफ जाएंगे। राफा पर हमले बढ़े तो शांति समझौतों पर असर होगा, ये कहना है इजिप्ट का। लेकिन के सिन्हा जी, ये जो कह रहे हैं अभी फिलहाल सऊदी अरब और इजिप्ट जो विरोध दर्ज करा रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे बचना चाहिए इजराइल को, क्या इजराइल रुकेगा? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है, जो अभी अचल मल्होत्रा भी कह रहे थे कि इजराइल को लगता है यही मौका है और यही इस मौके का वो पूरा फायदा उठाना चाहता है, वो पीछे नहीं हट रहा है। तो क्या अब वो वक्त है जब इजराइल बैक डाउन कर सकता है या नहीं करेगा? सुमेरा, जो आप कह रही हैं, जो अचल जी कह रहे हैं, एब्सोल्युटली किसी भी हालत में देखिए, नेतन्याहू ने कह दिया है कि ये लास्ट बेस्टन है, ये लास्ट पड़ाव है। और देखिए वहां पर क्या है, जो उनका दलील है, 24 हमास बटालियन थे, 18 को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है। जो 6 बचे हैं उसमें से 4 वो वहां पर रफा में हैं, उनका मेन। और आपने बताया जब आज ही वहां पर हुआ है, बोथ आईडीएफ एंड सिनबेट ने मिल करके एयर स्ट्राइक 44, और टारगेट कौन था उनका? मेन टारगेट
जो कि वहां का पुलिस चीफ था, जो कि वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, उनको मार गिराया गया है। उसके बाद एक और लीडर को मारा है। तो देखिए ये रुकेगा नहीं, कितनी जल्दी होगा, क्योंकि उन्होंने ये तो मान लिया रुकेगा नहीं के सिन्हा जी। तो फिर विरोध, जो विरोध है वो सिर्फ अभी तक जैसा विरोध होता रहा है, जबानी जमा खर्च उतना ही होगा, या विरोध उससे आगे बढ़ सकता है? कोई विरोध नहीं बढ़ेगा। देखिए सऊदी अरेबिया चिल्लाता है, इजिप्ट चिल्ला रहा है, कोई, और देखिए इजराइल के अस्तित्व का सवाल है, नेतन्याहू के अस्तित्व का ही नहीं सवाल है। उन्होंने इतनी ज्यादा कर ली, तो लास्ट बेस्टन जब आप कहते हैं ना फतेह करनी है, उनके अनुसार ठीक है। अमेरिका तो ये मानता है कि 40% यदि तबाह हो जाता है कोई ऑर्गेनाइजेशन तो उसकी अस्तित्व खत्म हो गई, क्योंकि ये ग्राउंड को ऑक्युपाई करेंगे, गाजा को ये छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने बता रखा है कि कभी भी हमें मौका तो मिला तो हम गाजा में अब इस आखिरी गढ़ को, इस आखिरी किले को भी गिराए बगैर इजराइल नहीं रुकेगा, चाहे कितना भी विरोध हो। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल को दी है बड़ी चेतावनी। इजराइल पर बरसे ईरानी राष्ट्रपति रईसी, वक्त को खत्म करना चाहते हैं इजराइल। इजरायली सत्ता खत्म होने का वक्त आ गया है। पश्चिम ने ईरान के खिलाफ साजिश की है, पश्चिम ने ईरान के खिलाफ साजिश की है, और अब वो समय आ गया है जब इस पूरे विवाद को खत्म किया जाए। इजरायली सत्ता को खत्म होने का वक्त आ गया है। क्या ऐसा होगा? एक और बड़ी खबर, नेतन्याहू के फैसले पर ईरान ने भी पलटवार किया है। सत्ता में बने रहने के लिए युद्ध जारी रख रहे हैं नेतन्याहू, यानी उनका ये कहना है कि नेतन्याहू के घर में, इजराइल में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है। अपने आप को बनाए रखने के लिए वो ये हमले कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान का ये बड़ा दावा, युद्ध खत्म होते ही चली जाएगी नेतन्याहू की सत्ता, और खुद को बनाए रखने के लिए सत्ता में ये हमले किए जा रहे हैं। तो देखिए दो बड़ी खबरें, दो रुख इस पूरी खबर के, जिसमें एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि इजराइल में सत्ता खत्म होने का वक्त आ गया है, दूसरी तरफ ये भी कि नेतन्याहू जो फैसले कर रहे हैं युद्ध को और बढ़ाने के, वो दरअसल इसलिए ताकि वो सत्ता में बने रहें। अचल मल्होत्रा जी, ये बड़ा सवाल है, हम क्योंकि विरोध प्रदर्शन लगातार देखते रहे हैं, और जिस तरह का हमला हुआ था शुरुआत में, उसको लेकर भी नेतन्याहू के खिलाफ एक तरह का माहौल जरूर था इजराइल में, हालांकि समय के साथ वो कम हुआ है। क्या वाकई नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के भीतर एक माहौल है जिसकी तरफ ईरान इशारा कर रहा है, और इस वजह से क्या वो और अग्रेसिव हैं इस युद्ध में? देखिए, नेतन्याहू के खिलाफ अगर कुछ शुरुआत में हुआ था तो ये उसके फेलियर की बात थी कि इजराइल जैसी कंट्री जिसकी इंटेलिजेंस की इतनी बड़ी धाक थी, वो इस तरह दे वर टेकन बाय सरप्राइज कि रातों रात वो आए, हमला किया और 200-300 जो है बंधक भी बना लिए। तो वो आउटबस्ट उस चीज़ के अगेंस्ट था। लेकिन अगर ये हमास की तरफ से पहल नहीं हुई होती तो ईरान की बात में थोड़ा दम था कि नेतन्याहू अपने सर्वाइवल के लिए इस युद्ध को कर रहे हैं, उस युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको इसको सारा इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि हमास ने एक बहुत बड़ी हिमाकत करी, जो उन्होंने 7 अक्टूबर को अटैक किया और सिविलियंस और दूसरे लोगों को बंदी बनाया। उस चीज का फायदा उठा के इजराइल ने कहा कि नाउ और नेवर। और हॉस्टेजेस के, और जो हॉस्टेजेस का मुद्दा है उस पर क्या विरोध किस तरह का है इजराइल के भीतर, क्योंकि वो विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है? नहीं, डेफिनेटली देखिए, इजराइल के अगेंस्ट जो विरोध है वो विद इन इजराइल है, आउटसाइड इजराइल है। मैं अभी लंदन में था हाल में, अगर आप वहाँ डिमॉन्स्ट्रेशंस देखते, एंटी इजराइल डिमॉन्स्ट्रेशंस, आपको विश्वास नहीं होता कि इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन लंदन की स्ट्रीट्स के ऊपर मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। तो ये खिलाफत तो है जी, बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, एक और बड़ी खबर बता देते हैं। गाजा में यूएन हेडक्वार्टर में हमास ने बड़ा अड्डा बनाया है। यूएन हेडक्वार्टर के नीचे मिली है हमास की सुरंग, ये जानकारी मिल रही है। इजराइल ने किया है ये बहुत बड़ा दावा। इजराइल का कहना है कि देखिए कैसे यूएन हेडक्वार्टर के नीचे ही हमास ने अपना बड़ा अड्डा बना लिया है। यूएन राहत और कार्य एजेंसी इमारत में आईडीएफ ने रेड की है। 7 अक्टूबर के हमले में शामिल यूएन एजेंसी कर्मी, ये भी दावा इजराइल द्वारा किया जा रहा है, यानी जो काम कर रहे थे फिलिस्तीनी यूएन एजेंसी के लिए, वो भी शामिल थे 7 अक्टूबर के हमले में। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में यूएन बिल्डिंग के नीचे बड़ी सुरंग का पर्दाफाश हुआ है, जानकारी सामने आई है। टनल में बिजली सप्लाई का बड़ा ढांचा भी बनाया गया था। यूएन हेडक्वार्टर बिल्डिंग में होती थी बिजली सप्लाई। टनल में हमास के कई दस्तावेज मिलने का दावा आईडीएफ द्वारा किया जा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स का यह कहना है कि सुरंग में भारी तादाद में हथियार भी मौजूद थे, यानी यूएन हेडक्वार्टर के नीचे ही अपना अड्डा बना रखा था हमास ने। यह इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा बड़ा दावा किया जा रहा है। गाजा में हमास की सुरंग में खुफिया सर्वर रूम मिला है। यूएन बिल्डिंग के नीचे मिली है सुरंग और यहां पर मिला है सर्वर रूम।
हमास के टनल नेटवर्क में सर्वर हब और डेटा फॉर्म भी मौजूद है। हमास करता था सर्वर हब का इस्तेमाल, यानी यूएन हेडक्वार्टर की जो बिल्डिंग थी उसके नीचे एक सर्वर रूम बनाया गया था जिसका इस्तेमाल हमास कर रहा था। सर्वर हब के जरिए हमास कमांडर्स और लड़ाकों में संपर्क रहता था, ये कहना है इजरायली डिफेंस फोर्स का, और ये रेड की गई है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। अभी तक इजरायली डिफेंस फोर्स ये तमाम सबूत सामने रख चुका है कि हमास की ढाल दरअसल क्या है। यूएन है, स्कूल हैं, अस्पताल हैं। कैसे ये कहा जा रहा है कि ये जो इमारतें हैं इनको एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है हमास। गाजा में अस्पतालों का इस्तेमाल करता है, ये इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया। अल शिफा अस्पताल के नीचे मिली थी सुरंग, इजरायली डिफेंस फोर्स ने उसका वीडियो जारी किया था। गाजा की अल अजहर यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल करता था, यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, इन सब का इस्तेमाल करता था हमास। ये दावा इजरायली डिफेंस फोर्स का है। यूनिवर्सिटी के नीचे टनल और हथियार बरामद किए गए थे इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा जब वहां पर ऑपरेशन चलाया गया। गाजा में यूएन की अल रिमल स्कूल के नीचे भी इसी तरह का काम किया जा रहा था। स्कूल में हमास के छिपे होने का दावा किया गया था और इस वजह से इन इमारतों को निशाना भी बनाया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। गाजा में कई मस्जिदों का इस्तेमाल भी किया जा रहा था हमास द्वारा, ये दावा इजरायली डिफेंस फोर्स का। यासीन अल गारबी अल सूसी मस्जिद पर भी हमले किए गए इजराइल द्वारा, ये कहते हुए कि ये तमाम जो जगहें हैं इनको हमास अपने हेडक्वार्टर के तौर पर या अपने बेस के तौर पर इस्तेमाल करता है। गाजा में UNRWA हेडक्वार्टर का इस्तेमाल भी किया जा रहा था, ये बड़ा और गंभीर दावा है। बिल्डिंग के नीचे टनल और सर्वर रूम मौजूद था, यानी बिल्डिंग के नीचे ही टनल और सर्वर रूम मौजूद था। यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने अटैक किया, रेड की, और उसके बाद उन्होंने यहाँ से ये तमाम जानकारी लिखी सामने। लेकिन महायुद्ध की क्या अंतिम चेतावनी भी सामने आ गई है, ये एक और बड़ी खबर है और इसकी तरफ अब रुख करेंगे। एक तरफ इजराइल और हमास का युद्ध और मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंचते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ महायुद्ध की अंतिम चेतावनी भी क्या सामने आ गई है। इससे जुड़ी बड़ी खबर, रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी में है नेटो चीफ स्टॉल्टनबर्ग ने फरमान जारी किया है, दशकों तक रूस से युद्ध की तैयारी जरूरी है। यूरोपीय देशों को हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने की सलाह दी गई है स्टॉल्टनबर्ग द्वारा। यूक्रेन में रूस जीता तो बढ़ सकता है युद्ध का दायरा, यानी यूरोप को तैयार रहने की जरूरत है। ये चेतावनी भी कि अगर यूक्रेन में जीत जाएगा रूस तो फिर ये दायरा बढ़ेगा, यानी यूरोप भी इसके दायरे में आ जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ाएं हथियार का और दशकों तक लड़ने के लिए तैयार रहें रूस से, ये कहा गया स्टॉल्टनबर्ग द्वारा। ये बड़ा बयान, नेटो का खौफ सामने आ रहा है, रूस से क्या युद्ध होगा इसकी तैयारी की जा रही है, क्या उसको ये लगता है उन्हें कि ऐसा कुछ होने वाला है। नेटो चीफ जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने रूस से टकराव के संकेत दिए हैं। दशकों तक नेटो और रूस के बीच युद्ध होने की आशंका भी उन्होंने जाहिर की है। यूरोपीय देशों को हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने की सलाह दी गई है। यूरोप में परमाणु युद्ध की तैयारी भी लगातार बढ़ रही है, तो स्टॉल्टनबर्ग का यह कहना कि हमें तैयार रहना चाहिए और ऐसा बहुत जल्द हो सकता है, जल्द शुरू हो सकता है कि रूस और नेटो की जंग। जर्मनी के चीफ ऑफ डिफेंस ने भी चेतावनी दी है, यानी स्टॉल्टनबर्ग ही नहीं, जर्मनी के डिफेंस की चीफ ऑफ डिफेंस ने भी ऐसी चेतावनी दी है। जर्मनी पर हमला कर सकता है रूस, ब्रेयोर ने कहा। रूस से युद्ध की तैयारी तेज करने की सलाह भी दी गई, यानी जर्मनी भी ये मानता है कि और तेज हो सकता है युद्ध और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। तो क्या यूरोप में बड़े युद्ध का अलार्म बज रहा है और ये क्यों हो रहा है, क्या संकेत मिल रहे हैं, ये वो आपको बता देते हैं। जर्मनी, ब्रिटेन और पोलैंड में रूस से युद्ध की आशंका गहरा गई है। तमाम तरह के बयान इससे जुड़े हुए सामने आ रहे हैं और तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। जर्मनी के चीफ ऑफ डिफेंस ने रूसी हमले की आशंका जाहिर की है। इसके अलावा जर्मनी में हथियारों का प्रोडक्शन तेज किया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, ये वो तमाम संकेत हैं जो बताते हैं कि इस तरह का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगले 5 साल के अंदर रूस से युद्ध की आशंका सबसे ज्यादा है, यानी अगले 5 साल में युद्ध हो सकता है सीधे रूस से, यानी रूस वर्सेस नेटो, ये युद्ध हो सकता है। यूरोप में क्या ये बड़ा युद्ध होगा और क्या इसका अलार्म बजना शुरू हो गया है। अच्छा सर, ये देखिए, ये लगातार चेतावनी जारी की जा रही है, चाहे वो स्टॉल्टनबर्ग ने कहा हो या जर्मनी के चीफ ऑफ डिफेंस। क्या वाकई उन्हें लग रहा है कि हालात इस तरफ बढ़ रहे हैं, ये युद्ध हो सकता है नेटो वर्सेस रूस, जिसे वो अवॉइड तो करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए तैयारी अब पूरी कर रहे हैं? देखिए सुमेरा, मेरा अपना ये मानना है कि इस समय जो आर्म्स प्रोडक्शन लॉबी है वो इस समय बहुत तेजी से काम कर रही है। ये पूरा माहौल उसी दिशा में बनाया जा रहा है। जर्मनी को आर्म्स प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की जा रही है।
तो आने वाले आप देखेंगे 5-7 साल तक ये आर्म्स लॉबीज जो हैं ये बहुत ही स्ट्रांग रहेंगी, और फिर इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर लॉबीज आएंगी। जब वो सिचुएशन आएगी तो आप देखेंगे कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है, फिर रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट की लॉबीज जो हैं वो भी यूरोप और अमेरिका से ही जाएंगी। तो ये एक साइकिल है, ये मेरा थ्योरेटिकल प्रिजम्पशन है जी। और जो जिस युद्ध की आप बात कर रहे हैं तो उसमें कोई 8 साल बोल रहा है, कोई 5 साल बोल रहा है, कोई 10 साल बोल रहा है कि 10 साल बाद होगा, कोई कहता है 5 साल बाद। लेकिन उसका जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट किस चीज पे दिया जा रहा है कि अपनी आर्म प्रिपरेशंस को बढ़ाओ, अपनी आर्म प्रोडक्शन को बढ़ाओ, आप अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाओ। तो यानी आर्म्स लॉबी की फेवर में ही तो जाएगा ना ये जी। और अचल जी, आप जो कह रहे हैं अगर वैसा भी होता है तो भी दुनिया के लिए बेहतर ही होगा। हालांकि खैर ये हमने पिछले कुछ दिनों के दौरान देखा है कि आर्म्स का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, हर देश मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, हर देश ड्रोन हासिल करना चाहता है, लेकिन युद्ध की तरफ ना जाए और तब भी बेहतर होगा दुनिया के लिए। हालांकि जो हथियारों की रेस है वो नहीं होनी चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूसी सेना की ग्रुप स्ट्राइक देखने को मिली। यूक्रेन पर रूस ने किया है 31 ग्रुप अटैक। रूसी हमले में यूक्रेन का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तबाह हो गया है, यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया गया है। यह दावा भी किया जा रहा है, यानी यूक्रेन की फैक्ट्री को भी तबाह किया गया। डोनेट्स्क में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एक हफ्ते में 2000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन के 2 टैंक और 13 आर्मर्ड वाहन तबाह हुए हैं। यूक्रेन के 26 हमले भी नाकाम हो गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया ये बड़ा दावा।